हेलो दोस्तों, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम जानने वाले सामाजिक विज्ञान, क्या दोस्तों सामाजिक विज्ञान 2024 के क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम जानने वाले। 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3.25 घंटे का ये पूरा पेपर है आपका। और दोस्तों 80 नंबर इसका पूर्णांक रहेगा। कितना? 80 नंबर इसका पूर्णांक रहेगा। विद सॉल्यूशन हम कराने वाले। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भाई इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों हमारा सेक्शन ए जो रहने वाला है, सेक्शन ए रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप? और इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में, 1918 में, 1929 में, 1939 में। तो आपको हम बता देते कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 28 जुलाई। कब हुई थी दोस्तों? 28 जुलाई 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्या? ए ऑप्शन आपका 1914 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका रहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भगत सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह का जो आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, भाप के इंजन से संबंधित है। तो भाप के इंजन से संबंधित क्या है? जेम्स वाट है, जेम्स हर ग्रिव्स है, या फिर इसका तो राइट आंसर रहेगा कि भाप के इंजन से संबंधित क्या होता है दोस्तों? जेम्स वाट रहता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। क्या दोस्तों? पहले ही बोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट कर लीजिएगा। तो क्या था? ए ऑप्शन दैनिक, दूसरा साप्ताहिक, तीसरा आपका मासिक और चौथा वार्षिक रहने वाला है। तो 1780 में प्रकाशित जो बंगाल गजट पत्रिका थी वो क्या थी? साप्ताहिक थी। क्या? साप्ताहिक। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला। अगले क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन से क्या रहने वाले हैं, तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये रहने वाला है 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहने वाला, आप देख सकते हो। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत का कितना प्रतिशत आता है? 43% आता है। कितना? 43% आता है। तो ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बांध रिजर्व स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, असम में। तो आप सभी को पता है कि सरिस्का बांध जो रिजर्व है वो राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को हम बता देते हैं कौन सा स्थान है भाई। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान रहने वाला है। भारत का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रहने वाला। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो देखो जल परिवहन के अगर हम प्रकार की बात करें, निम्नलिखित में से जल परिवहन के 2 प्रकार होते हैं। वैसे कौन कौन से रहते हैं? 2 प्रकार होते हैं। किसके दोस्तों? जल परिवहन के। यहाँ पर आप देख सकते हो जल परिवहन जो है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो आता है, एक तो जो होता है दोस्तों वो होता है जल अंतस्थलीय जलमार्ग होता है, यानी कि उसमें क्या आते हैं? पाइपलाइन वगैरह आते हैं। और एक होता है महासागरीय, है ना। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा कि इसमें पाइपलाइन ऑप्शन दिया गया है। तो जल परिवहन का प्रकार क्या हो जाएगा आपका? पाइपलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइपलाइन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, तो सबको भाई नोट कर लेना, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन जो रहेगा देख लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंगली किस देश की राज्य भाषा है? तो आप सभी को पता है कि सिंगली जो है, आप सभी को इसका आंसर पता तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको बता देंगे। हम आपको बता देंगे कौन सी भाषा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ए ऑप्शन है ब्राजील रहने वाला है, बी ऑप्शन
है, श्रीलंका है, तीसरा नीदरलैंड है और नेपाल है। तो सिंगली जो भाषा है वो श्रीलंका की राज्य भाषा है। श्रीलंका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या। तो दोस्तों कितनी भाषाएं की संख्या दर्ज है, तो 22 भाषाओं की। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं की संख्या दर्ज है। बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो लिंग अनुपात 1943 है, सॉरी 943, 1943 नहीं 943 आपका रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? 943 आपका रहने वाला है। निम्न में से बहुजन समाजवादी के जो समाजवादी जो पार्टी उसके संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि काशीराम है या साहू महाराज है या BR अम्बेडकर है या ज्योतिबा फूले। तो हम आपको बताते हैं कि काशीराम जो है, क्या दोस्तों? काशीराम जो है इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने बहुजन समाज जो पार्टी है उसकी क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। तो इनके संस्थापक यही रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन वीडियो कैसा लग रहा है भाई सबको कमेंट कर दीजिएगा। और यार आप शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में भी भाई साहब मेहनत लगती है, ठीक है। एक वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन है ये। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ना भाई, ये एक नंबर के रहने वाला है, ठीक है। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन में किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसका आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, क्या? प्राथमिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई? प्राथमिक रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। अब से क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, ठीक है। ये बैंक भी ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है, साहूकार भी है, और क्या है दोस्तों? सहकारी समिति। ये तो सब क्या है? शामिल है। और इसने क्या पूछा है? नहीं है। तो गलती मत करना, क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। तो इसमें से क्या आ जाएगा? द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? वो क्या रहेगा वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि उसका आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है? 15वें नंबर का। यहाँ पर आपके मतलब आपको है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने को? 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो कौन करता है? WTO। अब आपको पता है WTO क्या दोस्तों? WTO। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन इसका राइट वो फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। फुल फॉर्म अगर आ जाए तो। और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है उनसे संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? WTO करता है। कौन करता है भाई? WTO करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रहने वाला है। अब कुछ क्या होंगे दोस्तों? अब क्या होंगे? रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। अब क्या करना है दोस्तों? आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वो कैसे करनी है हम बता रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन रहने वाला, ये भी 1 नंबर का ही रहेगा। बंबई में पहली कपड़ा मिल खालिस्तान में लगी थी। तो कब लगी थी? तो हम आपको बताते हैं कि बंबई में जो पहली कपड़ा मिल लगी थी वो 1854 में लगी थी। कब लगी दोस्तों? 1854 में। तो आप नोट कर लो, इसका आंसर क्या रहेगा? 1854 रहेगा। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854 में लगी, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों गुलामगिरी जो पुस्तक रही है उसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। क्या है दोस्तों? ज्योतिबा फूले हैं। क्या है? ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ज्योतिबा फूले हैं इसका राइट आंसर रहेगा। तो वो आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले रहने वाला है, ठीक है। तो पहली जो आपकी कपड़ा मिल लगी थी वो कब लगी थी? 1854 में लगी थी। और गुलगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले इसका आंसर रहेगा। इसका 1854 रहने वाला है, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप देख लीजिए, सबका सॉल्यूशन है यार। आपके लिए बहुत मेहनत की है तो थोड़ा फर्ज तो यार आपका भी बनता है कि आप भी हमारी हेल्प करें, यानी कि लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है। तो गैर कैसा है? नवीनीकरण है। कैसा है दोस्तों?
कैसा है, नवीनीकरण है। कैसा है दोस्तों, नवीनीकरण संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीनीकरण। कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, इसका आंसर ये रहने वाला है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया खालिस्तान है। तो क्या होती है, वैश्वीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, वैश्वीकरण होता है। होता क्या है दोस्तों कि विभिन्न देशों के बीच में जो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो आपको बता देते हैं कि शिरोमणि जो है अकाली दल का जो संबंध है पंजाब से है। किससे है दोस्तों, पंजाब से है। और राइट आंसर इसका क्या रहेगा, पंजाब रहेगा। इसका राइट आंसर पंजाब से है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा, हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से, ठीक है, किससे दोस्तों, 7वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, हाँ ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 6वें नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा, है ना। शासन प्रणाली के अंतिम, इसको हम मिस कर गए थे शायद, है ना। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता को निहित होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता को निहित होती है, तो किस में होती है वो भाई साहब, किस में होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर रहेगा। 8वें नंबर का अगर हम देखें तो क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो अंतिम शक्ति जनता में निहित करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से खालिस्तान को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। तो गर्व से किसको कहा करते थे, भाकड़ा नांगल भांद को। किसको, भाकला जो है नांगल भांद है, भाकला नांगल भांद को गर्व से कहते थे। वो क्या कहते थे, गर्व से क्या कहते थे, भारत मंदिर कहते, आधुनिक भारत मंदिर कहते थे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। क्या हो गई, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपके 3रे नंबर का क्वेश्चन है, अति लघुहात्मक प्रश्न आएंगे और इनका भी आपका 1 नंबर का रहेगा। क्या रहेंगे, 1 नंबर का ही ये रहने वाला है। तो दोस्तों बेगार क्या होता है, अब देखो यार बेगार क्या होता है ये आप सुन लीजिएगा, है ना। बेगार क्या है, इसको आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये 20 शब्दों में ही आपको लिखनी है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है बेगार मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा। क्या दोस्तों, कि जैसे आप किसी से कोई काम करवा रहे हो और उसको बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हो, यानी कि मजदूरों से काम करवा रहे हो और काम करवाने के बाद में उनको 1 भी रुपया नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होता है, बिना मूल्य चुकाए, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा। क्या, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की जो प्रथा होती है उसको बेगार कहते हैं। क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। नोट कर लो आप, एक बार फिर से बोल देंगे हम, मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा को बेगार कहते हैं। क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई शॉट क्या है। तो देखो फ्लाई शॉट क्या है, इसको भी नोट कर लो आप। ये क्या होता है कि एक प्रकार का उपकरण होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, उपकरण होता है जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। यानी कि बुनाई के कार्यों में किया जाता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का ये उपकरण है और जिसका उपयोग बुनाई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो ये किसने किया गया था, ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया। किसने, जेम्स हारग्रीव्स ने किया और 1764 से और 1765 में किया था। 1764 से 1765 में किया था, 1765 में किया था। ठीक है, अब ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, सरकार के विभिन्न अंगों का नाम बताइए। सरकार के विभिन्न अंगों का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न अंग कौन से होते हैं, तो सरकार के विभिन्न 3 अंग होते हैं। एक न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है। क्या, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसमें आपको ये लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखो, इसको भी हम समझाते देते हैं आपको, नोट कर लो, हम बोल रहे हैं ना वैसे ही आप नोट कर लो डेफिनेशन। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अब आप नोट कर लीजिएगा कि वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर दर्ज किया जाता है। क्या होता है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दर्जा दिया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगला क्या है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव सहित आवंटित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका रहने वाला। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, क्या दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो अगले क्वेश्चंस की जो बात करने वाले हैं ना, वो रहने
रहने वाला है सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 1 नंबर का ही है, 7 नंबर जो आपका रहने वाला है ये आप देख लीजिए, 7 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, मतलब डेफिनेशन लिखना है सकल घरेलू उत्पाद का। तो आप सभी को पता है कि सकल घरेलू जो उत्पाद है क्या है, इसको जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी इसका पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है। इसे सामान्यतः जीडीपी के नाम से भी जान जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है कि जीडीपी के नाम से इसको जानते हैं, वह किसी देश से उत्पादित वस्तुओं को और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। क्या होता है कि किसी देश से उत्पादित जो वस्तु हैं और जो सेवा है उनका कुल मूल्य होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोटा सा ही आंसर आपको देना है। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों करते हैं उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बस यही इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये कब किया गया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण से मानव में क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताना है आपको कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि ये एक अवांछित ध्वनि होती है। क्या होता है, अवांछित ध्वनि होती है, जिससे जो क्या करती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। क्या होता है कि अवांछित ध्वनि होती है जो शारीरिक और मानसिक क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है मनुष्य को, ठीक है। इसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है मनुष्य में, सिर दर्द हो जाता है, या ये बीमारियां इससे हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बैखंड यहाँ पर चालू हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो लघुआत्मक क्वेश्चन इसमें होंगे आपके 50 इसमें शब्द सीमा आपको देनी है, 50 शब्द सीमा इसकी रहने वाली है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया। अब भाई साइमन जो कमिश्नर है ये भारत क्यों आया, तो इसका आंसर आपको बता देना है कि भारत के दौर करने के उद्देश्य से आया था। ये भारत की यात्रा करने के उद्देश्य से आया था। साइमन कमिश्नर क्यों आया था कि भारत का दौर करने के उद्देश्य से आया था, और इसको ये क्या करने वाला था कि संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था। इसको क्या होना कि ये भारत का दौर करने के उद्देश्य से आया था और संवैधानिक सुधार एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिश दे सके, ठीक है। ये लिखना है 2 नंबर का, ये इतना ही आपको इसमें लिखना है, और ज्यादा है ना झंझट नहीं करना आपको, मतलब जो जितने नंबर का है ना उतने नंबर का ही आंसर आपको देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के में राष्ट्रवाद के किस विकास में योगदान दिया। अब देखो इसमें कोई दो बिंदु लिखने, मतलब 2 बिंदु लिखने हैं, तो छोटा सा ये कि 2 पॉइंट ही आपको लिस्ट में लिखना है। 2 नंबर का तो है यार, ठीक है। इसमें लिख देना आपको कि मुद्रण जो संस्कृति है वो उसने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में काफी मदद की है, कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में विकास में काफी मदद की है। सरकार की दमनात्मक नीतियों के बावजूद भारत में राष्ट्रवाद के समाचार पत्रों की संख्या दिन प्रतिदिन इसने बढ़ाई थी। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार में कुशासन नीतियों का पर्दाफाश किया था, ये लिखना है अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, तो देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। 2 तर्क, इसमें 2 तर्क ही आपको लिखने हैं, 2 नंबर का ही है, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करे जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो 2 नंबर का भाई ये आपको कर लेना इंपॉर्टेंट है। पहले बोल रहे हैं 2024 के लिए रामबाण औषधि है, सारे क्वेश्चन को भाई नोट कर लो, क्या कर लो, नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, है ना। लोकतंत्र की दो क्या बताना आपको, आर्थिक उपलब्धियां बताना है, तो ये आपको बता देनी है, काफी इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर का जो हमारा बैखंड चल रहा है उसमें कि धारणीय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है, और इसका 2 नंबर का है तो उसी हिसाब से इसका आंसर देना है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर है ना आपको मिनिमम है ना 20 से 40 शब्दों में देना है, ठीक है। और 1 नंबर का है तो उसका जो आंसर है 20 से 25 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। ये आपकी वो रहेगी वर्ड सीमा। अब अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण के जरूरी क्यों पड़ी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 13वें नंबर का पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसको क्या कदम उठाने चाहिए, 2 नंबर का ये, तो भाई उस हिसाब से इसकी वर्ड लिमिट रहेगी, ठीक है। अगला है, अब देखो मैं सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर कराने लगाऊं ना तो यार ये 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट कर लो, और सॉल्यूशन तो आपके पास होगा। जिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं पता उसका मैंने करवा दिया है, और जिनका भी नहीं आ रहा वो कमेंट कर देना, उसका हम अगली वीडियो में करवा देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्षण आपको लिखने हैं, 2 नंबर का रहने वाला है। 15वां क्वेश्चन है उत्तरी भारत में रेल परिवहन विकास और विस्तार अधिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, तो इसके 2 कारण आपको बताने, ठीक है।
अगला हमारा क्या रहेगा दोस्तों, अगला जो हमारा रहेगा वो सेखंड रहेगा। अगला क्या रहेगा हमारा, सेखंड रहेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये लघुआत्मक है, मतलब 100 वर्डों में आंसर देना है, ठीक है। 100 वर्डों में इसका आंसर देना है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आपका आएगा। और इसमें अथवा में गहन जीविका कृषि को समझाइए, इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए रहने वाले वो भी बता देते हैं। टोटली आपको पता है कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा 1929 में महामंदी को समझाते हुए 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि वो 2 कारणों का उल्लेख करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में भी आएगा, गिरिमिटता प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों का करने बारे में आपको बताना है। अब देखो यार है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसकी वर्ड सीमा जो आपके रखी 100 शब्दों में लिखना है, इससे कम मत लिखना भाई, ठीक है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको भी आप देख लेना। और इसके बाद में ये भी इसके अथवा में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में बेरोजगारी का अभिप्राय और बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख करना। तो बेरोजगारी के कार्यों का भी उल्लेख आपको कर दीजिएगा। इसमें ये दोनों दिया गया है और इसमें अथवा में भी दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। 4-4, 5-5 अंतर इन्हें बता दीजिएगा, यही रहने वाला। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, अब आएगा डी ऑप्शन आने वाला है। क्या रहने वाला है यार, लघुआत्मक क्वेश्चन आपके आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, जिनकी सीमा आपको 200 से 250 वर्डों में लिखनी है, ठीक है। पहले ही देख लेना कि वर्ड सीमा 200 से 250 में ही होनी चाहिए, ठीक है, रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब इसमें अब दोनों पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इस पर भी लिखनी है, इस पर भी लिखनी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसमें क्या है कि अथवा में भी क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का, ये रहेगा, ठीक है। साख से आप क्या समझते हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्रों में साख की संक्षिप्त व्यवस्थाएं दीजिए। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, बहुत मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्वेश्चन यही पेपर छपने वाला है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से विवरण कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भाई रामबाण साबित होने वाले, क्या होने वाले, रामबाण साबित होने वाले। अथवा में आपका ये क्वेश्चन रहने वाला। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा नोट, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए वो रहेगा 22वें नंबर का, मानचित्र आपको देना है। तो भाई ये मानचित्र आप भर लीजिएगा। इसके बाद में ये आपके लिए मानचित्र का रहने वाला, क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यार ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं और पेपर हो गया है अब खत्म आपका, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर था वो हो गया है खत्म। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद दोस्तों।